अस्सलामुअलैकुम। स्ट्रेट टॉक में खुश आमदीद। आपके साथ मैं हूँ आयशा बख्श। जेल में कैद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत के दरमियान एक नया और गैर मामूली मोड़ सामने आया है। बल्कि ये भी कहा जा सकता है कि इस वक्त जेल में सेकेंड टियर लीडरशिप की जानिब से जो ख़त लिखा गया है वो ना सिर्फ बानी बल्कि बाकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत के सामने एक नए चैलेंज के साथ खड़ा है, और वो भी जेल कोठड़ियों की तरफ से साबिक़ वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी, डॉक्टर यास्मीन राशिद, मियां महमूद रशीद और उमर सरफराज चीमा जो मौक़िफ़ इख्तियार कर रहे हैं वो ना सिर्फ हैरान कुन है बल्कि इमरान खान के बयानिए से बिल्कुल मुख्तलिफ भी है। इन रहनुमाओं ने मुश्तरका ख़त में सियासी और इदारा जाती सतह पर फौरी मुज़ाकरात का मुतालबा किया है। इन रहनुमाओं के मुताबिक मौजूदा सियासी बहरान का हल सिर्फ और सिर्फ बातचीत में है, ना कि इल्ज़ामात, ज़िद या अना पर मबनी पॉलिसी में। ये पैगाम उस वक्त सामने आया है जब इमरान खान दो टोक अल्फाज में बार बार ये मौक़िफ़ इख्तियार कर रहे हैं कि वो सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट से बातचीत पर आमादा होंगे और मौजूदा हुकूमती इत्तेहाद या सियासी मुखालिफिन से कोई बातचीत ना होगी। दिलचस्प बात यह है कि यह ख़त कुछ ऐसे रहनुमाओं के मशवरे के बाद जारी हुआ जो वज़ीर आज़म की मुज़ाकराती पेशकश को कबूल करना चाहते थे, मगर इमरान खान ने उसे मुस्तरद कर दिया। तो क्या जेल की तन्हाई ने इन सियासी रहनुमाओं की सोच बदल दी है या पार्टी के अंदर पनपती खामोश बगावत का आगाज़ है? ये ख़त न सिर्फ इमरान खान के बयानिए को चैलेंज करता है बल्कि पार्टी के अंदर बढ़ते इख्तिलाफात को भी बेनकाब करता है। ख़त में इस्टेब्लिशमेंट के साथ साथ सियासी क़ुव्वतों से बातचीत पर जोर दिया गया है, बल्कि इसको नुक्ता आगाज़ कहा गया है। साथ ही हुकूमत को खबरदार भी किया गया है कि अगर मुज़ाकराती पेशरफ्त में कोई रुकावट डाली गई तो इसकी जिम्मेदारी हुकूमत पर आयद होगी। पीटीआई चेयरमैन बैरिस्टर गौहर अली खान ने इस खत की तस्दीक की है, मगर वो ये भी कह रहे हैं कि खत के मंदरजात इमरान खान की राय से इख्तिलाफ रखते हैं। क्या यह खत पीटीआई में इमरान खान की लीडरशिप के लिए बड़ा चैलेंज बन सकता है, या जेल में कैद रहनुमा पार्टी की पॉलिसी बदलने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं? खत लिखने वाले तमाम रहनुमा ही सियासत की गर्मी सर्दी देख चुके हैं, मगर शाह महमूद कुरैशी की सियासत पर नजर रखते हुए ये कहना मुश्किल नहीं ऐसा खत लिखना शायद एक रायगा मश्क साबित ना हो। इस खत के भले ही पीटीआई पर कोई फौरी असरात नजर ना भी आए, मगर सियासत पर असरात ज़रूर मुरतब हो सकते हैं। शाह महमूद कुरैशी पहले भी ऐसी बातें कह चुके, मगर पहले के और आज के हालात में बहुत ज़्यादा फ़र्क आ चुका है। क्या ये सारी सूरत हाल इस तरफ इशारा नहीं कर रही कि तहरीक इंसाफ एक नाजुक मोड़ पर खड़ी है, जहाँ या तो का दरवाज़ा खुलेगा या अंदरूनी इख्तिलाफात पार्टी को बाकायदा तकसीम कर देंगे? और अब से कुछ देर पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुश्तरका पार्लिमानी पार्टी का जो आज इजलास था वो ख़त्म हुआ, जिसके बाद जो न्यूज़ ब्रीफिंग में रहनुमाओं की जानिब से कहा और बताया गया है, गड्डापुर साहिब ने आके चैलेंज किया है। गुज़िश्ता रोज़ जो हमने बात की केपी हुकूमत को किस तरह के चैलेंजेस हैं, वो कहते हैं कि अगर किसी में हिम्मत है, किसी इदारे में या किसी में भी, तो हुकूमत गिरा कर दिखाए। और इसके साथ साथ वो ये भी कह रहे हैं कि हर हाल में इस केपी हुकूमत की हिफाजत करेंगे, अमानत है, 9 मई बहाना है, निशाना बानी पीटीआई थे। मगर बैरिस्टर गौहर ने जो गुफ्तगू की है वो ये कह रहे हैं कि बानी पीटीआई जैसा कहेंगे वैसे ही करेंगे, मुज़ाकरात मानी खेज होने चाहिए। यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क़यादत जेल से बाहर है वो बानी के बयानिए के साथ साथ चलने की कोशिश में है, मगर जो जेल में क़यादत है वो एक मुख्तलिफ ज़ाविया सामने रख रही है। जो 2-2.5 साल जेलों में गुजार चुके हैं वो कुछ और कह रहे हैं। इसी पर पैनल से सवाल रखेंगे। पैनल में हमारे साथ हैं शहजाद चौधरी, इफ्तिखार अहमद और रज़ा रूमी साहिब। आप सभी के लिए सवाल। जेल की कोठड़ी का बयानिया, जेल की कोठड़ी से ही चैलेंज, बहरान का हल मुज़ाकरात, कैद रहनुमाओं का ख़त, बानी के बयानिए से बगावत का इंदिया या सियासी दानिशमंदी का इजहार। ज़ैगम खान साहब, हमें एक ही तरह की रूटीन एक्सरसाइज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत की तरफ से नज़र आ रही थी। अब तक की सूरत हाल में जो बानी कहेंगे वैसे ही चलेंगे, वही मामला रहेगा। अच्छा, मुज़ाकरात होंगे तो हमारी तरह से होंगे, मायने खेज होने चाहिए, हम जहाँ करना चाहते हैं वहीं होने चाहिए। मगर ये जो ख़त गुज़िश्ता रोज़ सामने आया है और आज जो आप कुछ देर पहले ये प्रेस कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से की गई है, आपको लगता है पीटीआई के अंदर पीटीआई वाले एक दूसरे को चैलेंज करने खड़े हो गए हैं? क्या बानी के बयानिए से बगावत है या सियासी दानिशमंदी है? मेरा ख्याल है इस ख़त को पहले इसके मेरिट पर हमें देखना चाहिए, फिर हमें अंदाज़ा होगा कि क्या वो बगावत कर रहे हैं, इख्तलाफ कर रहे हैं, रास्ता निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ये ख़त उन लोगों की तरफ से लिखा गया है जिनकी पार्टी के साथ वफ़ादारी को, जिनकी इमरान खान के साथ वफ़ादारी को सवाल नहीं किया जा सकता, और इनमें से कुछ लोगों का जो सियासी तजर्बा है उस पर भी कोई सवाल नहीं उठाया जा सकता। शाह महमूद कुरैशी पार्टी के नंबर 2 हैं, इमरान खान के बाद अहम तरीन रहनुमा हैं, लेकिन उनमें एक फ़र्क बात है। फ़र्क बात यह है कि उनका 50 साल सियासत का तजर्बा है। वो 20 साल की उम्र में सियासत में आए थे और इस वक्त मेरा ख्याल है उनकी उम्र 70 साल से ऊपर हो गई है। वो सिस्टम को इनसाइड आउट जानते हैं।
पाकिस्तान के निज़ाम को वो हर तरह से जानते हैं, वो इस्टेब्लिशमेंट को भी समझते हैं, वो सियासी जमातें उनको भी समझते हैं, किस तरह पाकिस्तान चलता है उसको भी समझते हैं। उन्होंने अपनी पार्टी को एक पूरा लाए अमल देने की कोशिश की है और इसमें इनकी फ्रस्ट्रेशन भी जाहिर है, लेकिन बड़े ठंडे तौर पर पूरा अब लाए अमल क्या है। सबसे पहले एक पॉइंट में उन्होंने असूली बात की है। असूली बात क्या है कि बदतरीन बहरान से निकलने का वाहिद रास्ता वाहिद मुज़ाकरात है। सही। बदतरीन बहरान से कौन गुजर रहा है? जाहिर है पार्टी भी गुजर रही है, उनके ख्याल में पाकिस्तान में भी होगा सियासी लेवल पे। अब यहाँ पे वो उन लोगों से इख्तलाफ कर रहे हैं जो समझते हैं कि जो इस वक्त के हालात हैं उसे एजिटेशन से, उसे मज़ाहिमत से बदला जा सकता है। वो कह रहे हैं कि वाहिद रास्ता मुज़ाकरात के अलावा इस वक्त कोई रास्ता ही नहीं है। अब तीन चीज़ें इसके बाद, ये तो एक उसूली बात हो गई, ठीक, ऑब्जेक्टिव हो गया, तीन अब उसमें लाए अमल की बातें। पहली बात क्या है कि मुज़ाकरात हर सतह पर होने चाहिए। ये सियासी जमातों से भी होने चाहिए, सियासी सतह से भी होने चाहिए, मुक्तदरा से भी होने चाहिए, और उन्होंने कहा आगाज़ सियासी मुज़ाकरात से होना चाहिए, क्योंकि ये वो विंडो है जो अभी अवेलेबल है। बिल्कुल, यह आर्ट ऑफ द पॉसिबल। सही। उस वक्त का इंतज़ार ना करो जब मुक्तदरा तैयार हो जाए, जो दरवाज़ा खुला है उस दरवाजे से अंदर जाओ और गुफ्तगू का आगाज़ करो, क्योंकि डायलॉग ही सब कुछ होता है, डायलॉग ही सबसे अहम होता है। अब यहाँ पे भी इमरान खान से इख्तलाफ कर रहे हैं, क्योंकि कल ही हमें अलीमा खान साहिबा ने बताया, उन्होंने बताया कि इमरान खान फॉर्म 47 से वालों से बात नहीं करना चाहते, 17 सीटों वालों से बात नहीं करना चाहते, वो उनसे बात करना चाहते हैं जिनसे अमेरिका बात करता है। तो वहाँ ये कह रहे हैं कि अमेरिका वालों से जिनसे अमेरिका बात करने का शौकीन है उनसे बाद में बात कर लेना, वो तो इस वक्त तुमसे बात ही नहीं करना चाहते। सही। जो बात करने को तैयार हैं उनसे बात शुरू करो, पहली बात। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि हमें हिस्सा बनाओ इन मुज़ाकरात का। ये पहले भी वो कह चुके, अपनी फ्रस्ट्रेशन जाहिर कर चुके हैं कि हमें कोई सुनता ही नहीं है, इधर कोई आता ही नहीं है और उनके विजडम से कोई फ़ायदा नहीं उठाता। तो यहाँ पे एक वो अदम एतमाद उन लोगों से कर रहे हैं जिनके पास इस वक्त बागडोर है और जो तमाम कोशिशों को सबूटैज कर रहे हैं, जो अहमियत नहीं दे रहे, जो शायद इमरान खान को ठीक तरीके से फीडबैक भी नहीं दे रहे। ज़ैगम साहब, कता कलामी की माजरत, ये लीडरशिप जिसको खुद इग्नोर कर रखा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, इनकी इन खत की, इस बात की, इस गुफ्तगू की कोई से होगी? आवाज़ मुझे ठीक नहीं आ रही, मुझे इजाज़त दीजिए मैं कंटिन्यू रखूँ। जी कीजिए, बात कीजिए। तीसरी बात उन्होंने ये की है कि जो मतून करना है मुज़ाकरात के दरमियान में, किसी भी पार्टी को जो मतून करना है, जो उनके ख़िलाफ़ बोलना है, ये बंद करना होगा। ये सबूटैज करने के बराबर है। अब वो क्या कह रहे हैं कि मुज़ाकरात के माहौल के अंदर सोशल मीडिया ब्रिगेड जो है वो चुप कर जाए, वो मत बोले, क्योंकि लास्ट टाइम भी उन्होंने काम ख़राब किया था। जो एक अलग एजेंडे पर चलता है, जो उस एजेंडे पर चलता है जिससे मसला हल नहीं होता। ठीक, ये तीन बातें होंगी। और फिर एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर की बात है, एक बहुत ही अहम बात है कि इन मुज़ाकरात के माहौल के लिए, यानी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए हमें इमरान खान तक रसाई दी जाए, ठीक, ताकि हम उनसे बात कर सकें। इसका मतलब है उनका ये भी ख्याल है कि इमरान खान जिन लोगों को सुन रहे हैं, जिन लोगों तक रसाई है, वो इमरान खान को कायल नहीं कर पा रहे, हालात नहीं समझा पा रहे, ठीक मशवरा नहीं दे पा रहे। इसी वजह से इमरान खान इस तरफ नहीं आ रहे जिस तरफ हम उनको ले जाना चाहते हैं। ठीक हो गया ज़ैगम साहब, दुरुस्त है, दुरुस्त हो गया। ठीक है। इफ्तिखार साहब, कुरैशी साहब और जो दीगर कैदी जानिब से मुज़ाकरात का मुतालबा किया गया है, किसी बड़ी सियासी तब्दीली का पेश खैमा समझते हैं? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुद दो धड़ों में बढ़ सकती है? और जहाँ ज़ैगम साहब ने कंक्लूड किया, ये रसाई कौन और क्यों फैसिलिटेट करेगा जो कुछ पिछले 2.5-3 साल में हुआ? सीधी सी बात है कि सियासी डायलॉग के अलावा कुछ भी नहीं हो सकता। तलवारों की जंग तो हो नहीं सकती। और जिस किस्म की अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस हम सुन रहे थे और जो अल्फाज इस्तेमाल किए जा रहे थे, वो किसी तौर पे भी सियासी नहीं थे। वो चैलेंज था, वो जंग का आगाज़ था। जंग के ज़रिए सियासी मामला तय नहीं हो सकते। तहरीक इंसाफ 2-3 साल के तजर्बे के बाद भी अगर इस नतीजे पर नहीं पहुंची तो मुझे अफसोस होता है
और लगता है कि ये इमरान खान के ख़िलाफ़ एक भरपूर साजिश है, क्योंकि ऐसे बात नहीं बनेगी। जो लोग लाहौर की जेल में वो कैदी नहीं है, उनके माँ बाप नहीं है, उनके बहन भाई नहीं है, उनके मसाइल नहीं हैं, वो मुश्किलात का सामना नहीं कर रहे, उनको तो वो रियायतें हासिल नहीं है जो एक कैदी को उडियाला में हासिल है। और वो कैदी क्या रोज़ कहता है कि मुझे लोगों का एक पूरा मजमा दो ताकि मैं उनके साथ तकरीर कर सकूं। क्या लाहौर की जेल में रहने वाले जो है क्या उसी के मुकदमे में शामिल नहीं है? क्या उस पार्टी के अहम तरीन रहनुमाओं में से एक नहीं है? ये तकसीम कौन पैदा कर रहा है? और ये कौन है जिन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इतनी इतनी ऊँची बातें की हैं, धमकियाँ दी हैं, रियासत को ललकारा है? फ़र्क होना चाहिए सियासत में और रियासत को ललकारने में। मैं समझता हूँ कि लाहौर की जेल में रहने वाले क्या तहरीरी तौर पे जो मुतालबा किया है वही एक रास्ता है पाकिस्तान के अंदर सियासी अमल को जारी रखने का, आगाज़ करने का। बाकी बातें बहुत अच्छे तौर पे ज़ैब साहब ने कही हैं, बिल्कुल मैं उनसे इत्तेफाक करता हूँ, लेकिन आगाज़ सियासी तौर पर ही गुफ्तगू से होगा। ठीक, ऐसे नहीं होगा कि वहाँ पे मशवरा दिया गया है। साहिब मशवरा दिया बिल्कुल साहिब मशवरा है। और याद रखिएगा कि इसके अलावा रास्ता कोई नहीं है। जो कुछ आज पेशावर में किया गया, पता नहीं जहाँ भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, जो ज़बान इस्तेमाल की गई है वो ज़बान सियासत की ज़बान नहीं है, वो मसालत की ज़बान नहीं है, वो मामला को आगे ले जाने की नहीं है रवैया। ठीक, क्या वो क्लैश चाहते हैं, टकराव चाहते हैं? तो रियासत से टकराव कभी भी कामयाबी की तरफ नहीं लेके जाएगा। रियासत से टकराव के नतीजे में पार्टी को और नुकसान होगा और ये गरीब लोग जो जेलों में बैठे हैं इनको ज्यादा नुकसान होगा। दुरुस्त हो गया। शहजाद चौधरी साहब, अर्लियर हम ये बात लिखा गया है वो क्या है? कोई सियासी दानिशमंदी का मुजाहिरा है या बानी के बयानिए से बगावत का इंदिया? मगर अभी जिस तरह की गुफ्तगू हुई, जिसको इफ्तिखार साहब कॉमेंट कर रहे हैं कि सियासत और ये मुसालिहत की जबान नहीं होती, खुद इमरान खान साहब का भी गैर लचकदार मौक़िफ़ है, क्या पार्टी अपने ही बयानिए तले दबने जा रही है? मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा और इस बहस को खोलना चाहिए कि ये जो उन्होंने खत लिखा ये क्यों लिखा। मायूसी में लिखा, मुकम्मल इदराक नहीं था? यानी इससे तो फिर जाके इमरान खान साहब से फिर कुछ एक दो लोग मुलाकात कर लेते हैं, कोई बाकी बात बता देते हैं, गो कहते हैं, गो के उसमें कोई ना कोई किसी हर एक का बंदे का अपना एंगल भी शामिल होता है सियासी तौर पर। लेकिन मुझे ये बताइए कि सियासी असूल के तहत या सियासत की को दबाम देने के लिए वो तो ठीक है कि सियासी लेवल पे ही गुफ्तगू स्टार्ट होनी चाहिए, मगर क्या यह हुकूमत तैयार है सियासी गुफ्तगू करने के लिए? यानी सियासी गुफ्तगू से मुराद क्या होगी? मुझे तो आज जिस तरीके से कहा जा रहा है, ये कहा जाता है कि पाकिस्तान जिस तरीके तौर चल रहा है, जिस तरीके पे चल रहा है, इसको किसी किस्म की तब्दीली की जरूरत नहीं है। तो फिर कौन सी सियासी गुफ्तगू ऐसी होगी जो पाकिस्तान के जो मामलात हैं इसके अंदर कोई तब्दीली लाने की कोई कोशिश के तहत होगी? कोई जरूरत ही नहीं है, मामला ठीक चल रहे हैं। हाँ, एक आपको खराबी नजर आती है शायद पीटीआई की नजर में कि उनका बानी जेल में है, उनके कुछ लीडर लाहौर की जेल में। लाहौर वालों को तो कभी शायद उन्होंने खत लिख के अपना एहसास दिलाया। बानी पीटीआई के लिए पीटीआई वाले शोर मचाते रहते हैं और एक सूबा उससे असरअंदाज हो रहा है। ये हकीकत है, ये जमीनी हकायक है। लेकिन जब आप ये देखते हैं कि एक ऐसी हुकूमत, और गो के इफ्तिखार साहब रियासत का जिक्र कर रहे थे कि रियासत को नहीं ललकारना चाहिए, वो मेरा नहीं ख्याल, जो मैंने दो चार जुमले सुने आखिर में, वो रियासत को नहीं ललकार रहे, वो हुकूमत को ललकार रहे हैं। वो हुकूमत से कहते हैं कि हमारी हुकूमत गिरा के दिखाओ वगैरह वगैरह। ये इस किस्म की सियासी बातें हैं जो कि पिछले एक हफ्ते 10 दिन से चल रही हैं। लेकिन कहने का मतलब ये है कि वो हुकूमत जो समझती है कि अगर ये आदमी बाहर आ गया जेल से तो हमारी हुकूमत को उलट पलट कर देगा, पख्ता उलट देगा, ये एक रेवोल्यूशन आ जाएगी, लोग इसके गिर्द जमा हो जाएंगे, ये आज भी मकबूल तरीन लीडर है, उनको वो क्यों इसको जेल से आजादी देंगे? खुद राना सनाउल्लाह साहब के अपने अल्फाज हैं टीवी इंटरव्यूज के अंदर, ओपन सोर्स उसके उनके ये अल्फाज हैं। बिल्कुल। तो क्यों ये हुकूमत किस तरीके से किस सियासी गुफ्तगू को शुरू करना चाहती है? मेरा अपना ख्याल ये है कि बानी पीटीआई की हिस्स तो बिल्कुल सही बताती है उसको कि भाई मेरा मुकद्दर शायद यही है जहां मैं बैठा हूं, और अगर कोई तरीका बनता है तो शायद जहां पर जिनके साथ शुरू में 9 मई के मामलात हुए थे, अगर उनके साथ कोई बातचीत आगे चल के, क्योंकि बदकिस्मती हमारी ये है कि हमारी सियासत का हर पहलू
वहां पे खत्म होता है जहां पे 9 मई वाले शुरू होते हैं। और यही मसला है हमारे आज के जो बैठे हुए हैं और जो अंदर है उनका भी, जो बाहर है उनका भी और जो अंदर है उनका भी। तो कहने का मतलब यह हुआ कि इसलिए थोड़ा सा मतलब पीटीआई को के बखिए उधेड़ने के लिए हम सब तैयार होते हैं, हर वक्त तैयार होते हैं। यही जुबान है, यही करेंसी है जो चल रही है। लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि कौन सी हुकूमत किस बुनियाद पे, कौन से सियासी मामले को लेके, किन मकासद के लिए, किन अहदाफ को हासिल करने के लिए सियासी गुफ्तगू करने के लिए तैयार है। मेरी नजर में वो जो अंदर बैठे हैं लाहौर के अंदर, जेल के अंदर, मेरे ख्याल है उनको इदराक ही नहीं है, पता ही नहीं है जमीनी हकायक यहाँ पे क्या है। मासूमियत, भोलपन और फिर उसके बाद मायूसी। सही। तो इसलिए मेरा अपना ख्याल ये है कि ये जो एक कंफ्यूजन है बातचीत के ऊपर या खत्तों के ऊपर, इन चीजों के ऊपर, ना ये बगावत है, उनकी पहचान क्या है? ठीक। अगर वो पीटीआई में ना हो तो उनकी पहचान क्या है? अगर इमरान खान की वजह से उनकी पहचान, तो ये कहना कि बगावत है, बगावत भी नहीं है। मैं इसको एक सियासी ना दानिशमंदी बोलूंगा, उनका एक मायूसी और मायूसी का इजहार है। बदकिस्मती हमारी ये है कि उस मायूसी का भी कोई हल नहीं है और पीटीआई को जो सबसे ज्यादा जिसकी तकलीफ है उसका भी कोई हल नहीं है। हाँ, अब लड़ते रहें, किस्मत से लड़ते रहें, अदालतों में लड़ते रहें, भाई यही कर सकते हैं। ठीक हो उनके गया, मुकद्दर में उनको सहना पड़ेगा। दुरुस्त हो गया। रज़ा रूमी साहब, खत क्या है दरअसल में, आपने उसको किस तरह रीड किया और क्या इस वक्त कोई सियासी बहरान है? अगर हाँ वाकई है तो उसका हल क्या है? क्योंकि हुकूमत को भी ब्लेम किया जाता है कि मुज़ाकरात को संजीदा नहीं, और इसी तरह पीटीआई का जो मानी खेज मुज़ाकरात मांगे जाते हैं एस्टेब्लिशमेंट के साथ, वो अपनी जगह एक सवालिया निशान है कि फिर आप किस जमहूरियत की बात करते हैं। तो बहरान है तो क्या है और हल क्या है? शुक्रिया आयशा। वो क्या है, गालिब का शेर के कासिद के आते आते खत एक और लिख रखूं, मैं जानता हूं जो वो लिखेंगे जवाब में। तो वाकया ये है कि दोनों तरफ से जवाब, जहां पे उन्होंने बानी पीटीआई के हवाले से भी जो बात की है उसका जवाब तो अभी आपने शुरू में बता दिया। जो गंडापुर साहब और दीगर जोमा ने धुआंधार किस्म की तकारीर की जिस पर इफ्तिखार अहमद साहब ने जबान का जिक्र भी किया, और दूसरी जानिब जो है जिन लोगों को मुखातिब किया जा रहा है वहाँ भी कोई मुज़ाकरात करने के लिए किसी किस्म की कोई जिसे कहना चाहिए तैयारी या वो ख्वाहिश नहीं है। और उसकी दो बुनियादी वजूहात हैं। आज से चंद माह पहले आयशा, ये इस तरह का मामला था, आपको याद है एक राउंड स्टार्ट हुआ था सियासी लेवल के ऊपर डायलॉग का। वो मामला थोड़ा सा आगे बढ़ा और फिर आगे ही अपनी तबई मौत जो है वो मर गया और मामला रुक गया। शायद वो वक्त था कि इस तरह के मुज़ाकरात जो हैं अगर उनमें सीरियसनेस दिखाई देती, और ख़ुसूसन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उसके जो हैं लीडरान जेल के अंदर और जेल से बाहर, वो अगर वाकई ही में ये समझते हैं कि इस मुल्क में सियासी जो तनाव है उसको कम करने के लिए वो एक यूनिफाइड या एक कंसेंसस बनाएं, तो वो नहीं हो सका। उस वक्त से आज तक हालात यकसर बदल चुके हैं। एक तरफ तो पाकिस्तान हिंदुस्तान की जो जंग है उसके बाद इस्टेब्लिशमेंट का पलड़ा भारी हो चुका है। रियासत जिसे कहा जाता है वो इस वक्त जो है एक मजबूत तरीन नहज पर है, और जो मौजूदा हुकूमत जो कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ वन पेज पर है या शायद वन पेज भी मदगम हो चुका है। एक ज़माना था मदगम, अब तो हरूफ तहज्जी जो हैं वो उनकी रोशनाई भी मिल गई हुई है। रज़ा साहब, जो पार्लियामेंट में शहबाज शरीफ साहब मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं वो अपनी मर्जी से कर रहे हैं या सिर्फ दिखावा कर रहे हैं? मेरे ख्याल से वो शरीफ साहब तो वो बात करेंगे ना जो सियासी रहनुमा करते हैं, क्योंकि कई ऐसे मामलात होते हैं जहाँ पे ऑपोजिशन के साथ बातचीत करनी पड़ती है। शायद अगले हिस्से में आप बात भी करेंगी प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि क्यों वो बात करेंगे, इस वक्त क्या उनको मिलेगा, चाहे वो शहबाज शरीफ हों या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो। देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तो ये ऑफर की थी जब ये इलेक्शन 2024 के फरवरी में उन्होंने कहा था हम मिलकर हुकूमत बना लेते हैं, लेकिन अक्सर उसको मुस्तरद कर दिया गया और उसमें अगर सियासत, देखिए मैं मुख्तसर बात ये करता हूँ कि सियासत नाम होता है आयशा सिस्टम के अंदर अपनी जगह बनाने का। इसी को पावर पॉलिटिक्स या प्रैग्मेटिक पॉलिटिक्स कहा जाता है। यहाँ पर जो जिस तरह की मार धाड़ की जा रही है ये इनकलाबी नजरियात है, और इसमें ना तो कोई माओ है, ना लेनिन है, ना इमाम खुमैनी है जो कि जत्थे लेकर इस्लामाबाद पर जाकर रियासत का जो है तख्ता उल्टा देगा। ऐसा होने वाला नहीं है। बिल्कुल ठीक हो गया। और रज़ा साहब जहाँ कंक्लूड कर रहे हैं कि सियासत किस चिड़िया का नाम है, पावर पॉलिटिक्स है क्या, मगर सियासत एक जिम्मेदारी का भी नाम है। मगर हमारे यहाँ सियासत इतनी गैर जिम्मेदार क्यों है, इस पर गुफ्तगू ब्रेक के बाद।
प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। मौजूदा इलेक्शन कमीशन इस वक्त इतने ज्यादा तनाज़ात का शिकार नजर आ रहा है कि उसकी फौरी असर नौ तश्कील ही वक्त की जरूरत महसूस हो रही है। इलेक्शन कमीशन माजी में भी तनाज़ात का शिकार रहे हैं। 18 के इंतखाबात इसकी बड़ी मिसाल हैं, लेकिन इस बार मामला कुछ ज्यादा ही उलझा हुआ है क्योंकि एक तकनीकी रुकावट इलेक्शन कमीशन की फालियत को मुतासर कर रही है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा और सिंध और बलोचिस्तान के अराकीन की मुद्दत जनवरी 2025 में मुकम्मल हो चुकी है, मगर उनकी जगह नई तकर्रुरियां नहीं हो रही। अगरचे नाकदीन मुसलसल कमीशन की साख पर सवालात उठाते रहे हैं, लेकिन 26वीं आईनी तरमीम के तहत एक शेख उन्हें उस वक्त तक अपने ओहदों पर बरकरार रहने की इजाजत देती है जब तक उनके मुतबादिल तकर्रुर ना हो जाएं। हुकूमत को बज़ाहिर इन अराकीन को हटाने में कोई दिलचस्पी नहीं है और अपोजिशन भी इस अहम मामले पर बस सियासत करने से ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखा रही। अगरचे वज़ीर आज़म कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ को मुशावरत के लिए खत लिख चुके हैं, लेकिन मुलाकात की कोई तारीख नहीं दी, तो दूसरी तरफ अपोजिशन लीडर बराह रास्त मुलाकात के बजाय एक पार्लिमानी कमेटी बनाने का मुतालबा कर रहे हैं। तहम स्पीकर कौमी असम्बली ने मुतालबा मुस्तरद कर दिया है, चूंकि मौजूदा कमिश्नर हजरात गैर मुअय्यना मुद्दत तक अपने ओहदों पर बरकरार रह सकते हैं। इसलिए इलेक्शन कमीशन में कोई बड़ी तब्दीली मुमकिन नहीं जब तक हुकूमत या अपोजिशन में से कोई फरीक इस मामले को संजीदगी से न ले। हुक्मरान तबके को याद रखना चाहिए कि हुकूमत और अपोजिशन की मुशावरत से तकर्रुरी का जो फार्मूला 18वीं आईनी तरमीम के तहत अपनाया गया था, वो उस तजर्बे के बाद वजूद में आया जब सियासी कुव्वतों ने यह सीखा कि गैर जानिबदार और बाहमी मुशावरत से नामजद करदा कमिश्नर तमाम फरीकैन के मफाद में होता है। अगर इस फार्मूले को तर्क किया गया तो यह पाकिस्तान की जमहूरी पेशरफ्त को एक और धचका होगा। अपोजिशन को भी चाहिए कि वो इस मामले में संजीदगी का मुजाहिरा करे। अपोजिशन लीडर को चाहिए वो वज़ीर आज़म से मुलाकात के लिए दबाव डालें और अवामी सतह पर इस मुतालबे को जारी रखें। इसी पर पैनल की राय इस सवाल के जरिए। इलेक्शन कमीशन की तकर्रुरियों में ताखीर, नून लीग, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 2018 और 24 दोनों सियासी जमातें एक ही सुराख से डसी गईं, फिर भी सबक सीखने को तैयार क्यों नहीं? इफ्तिखार साहब, ये एक आईनी इत्तिफाक़ राय हुआ था, क्या फार्मूला अब नाकाम दिखाई दे रहा है? क्यों नहीं दो लोग बैठकर एक मीनिंगफुल कंसल्टेशन कर सकते? कोई मफादात जाती कहाँ से आ सकते हैं? ये कौमी सतह का मामला है। कोई ऐसी बात नहीं है। जो लीडर ऑफ द हाउस है उसने लेटर लिख दिया है, अब जवाब देना है लीडर ऑफ द अपोजिशन ने और 3 नामों को तजवीज़ करना है। फिर ये तीनों नाम पार्लिमानी कमेटी के पास चले जाएंगे, पार्लिमानी कमेटी तय करके प्रेसिडेंट को दे देगी, प्रेसिडेंट अनाउंस कर देगा। इतनी सी बात है। अब इसको कोई एक पार्टी नहीं करना चाहती, इसको सियासत करना की आड़ में ले जाना चाहती है, इस पर सियासत खेल करना चाहती है और इलेक्शन कमीशन को और बुरा भला कहना चाहती है, जो डस्का से शुरू हुए हैं आज तक, तो वो करते रहें। सिंपल सी बात है। तो ये इतनी सादा भी नहीं, 6 महीने गुजर गए। भाई 6 महीने गुजर गए ना। हाँ। तो आगाज़ हो गया है। जब प्राइम मिनिस्टर ने पहला स्टेप ले लिया, आप तो उन लोगों में से हो जो गुजरे हुए दिनों की बात करते, आने वाले दिन की बात नहीं करते। प्राइम मिनिस्टर ने देर में ही सही एक स्टेप ले लिया। अब प्राइम मिनिस्टर के उस स्टेप का जवाब देना है लीडर ऑफ दी अपोजिशन ने और 3 नामों को तजवीज़ करना है। फिर वो 3 नामों के बाद पार्लियामानी कमेटी में जाने हैं और फिर फाइनल होकर सदर के पास जाने हैं। अब इसमें 6 साल लगाना वो चाहती है एक सियासी जमात, इसमें से भी गेन करना चाहती है। एक सियासी जमात, दोनों मतलब एक सियासी पार्टी ने अपना अमल बतौर आपके 6 महीने लेट कर दिया है। कर तो दिया है, मैंने किसी एक नहीं कहा, मैंने दोनों जमातों का नाम दिया है ना। दोनों जमातों ने किया। चलो तो दोनों ने, एक ने तो कर दिया, एक ने तो आगे हाथ बढ़ा दिया। अब दूसरी जमात को भी आगे हाथ बढ़ाना चाहिए ताकि 3 नामों का फैसला हो। फिर पार्लियामानी कमेटी के पास जाए, स्पीकर पार्लियामानी कमेटी के पास चला भेजेगा, तय हो जाएगा, सदर के पास चला जाए। इतनी सी बात है। अगर चाहें तो इस पर हम 6 महीने भी डिबेट और हो सकता है अगले 2 साल भी ऐसे ही चलाते रहें, क्योंकि 26वीं तरमीम तो दे चुकी ना सहारा। एक तो 26वीं तरमीम आपको पता नहीं क्यों उलझाव में डालती है। 26वीं तरमीम का इससे कोई ताल्लुक नहीं है सर। उसमें ही कहा गया ना, जब तक अगली तकर्रुरी नहीं होगी तो कंटिन्यूटी रह सकती है। अगर 26वीं तरमीम का आइन के इस आर्टिकल से कोई भी उलझाव नहीं है। दुरुस्त हो गया। शहजाद चौधरी साहब, 6 महीने गुजर गए हैं। फेयर इलेक्शन हर जमात मांगती है और फिर जब आप अपोजिशन में बैठे हो तो फिर आपके इतराजात और भी ज्यादा होते हैं। मौजूदा इलेक्शन कमीशन की क़यादत का बरकरार रहना जमहूरियत को सहारा दे रहा है या इसे कमजोर कर रहा है? मुझसे पूछ रही हैं? जी बिल्कुल, आपसे पूछे। अच्छा, हाँ आयशा, हम बात कर रहे थे पहले सवाल में जो सियासी अमल की, कि किस चीज पे बात कर सकते हैं ये पार्टीज दो, के पीटीआई हो या बाकी जो इस वक्त पार्लियामेंट की बाकी पार्टीज हैं हुकूमत के अंदर जो शामिल है, ये वो चीजें जिनके बारे में बात करनी चाहिए।
यानी भले बानी पीटीआई की आज़ादी या मामलात या कैद मुकदमे, उससे हट के पाकिस्तान के मामलात ये हैं। अगर हम अपनी अदलिया का मामला देखें, अगर हम अपने इलेक्शन कमीशन का मामला देखें, आइन की जो तब्दीली और जिस तरह से पार्लियामेंट के अंदर तरमीमें पास होती हैं और जिस तरह इकट्ठा करके कराया जाता है, एक्सटेंशनें दी जाती हैं और पार्लियामेंट उनको स्पॉन्सर और उनको सपोर्ट करती है, ये वो चीजें हैं जो कि पाकिस्तान की सियासत को रख के सामने इनके ऊपर बातचीत करनी चाहिए। फिर एक लाया अमल निकलेगा, फिर एक रफ्ता निकलेगा। और अगर वो सारी की सारी चीजें हमने बाहर कर दी हैं, किसी को आउटसोर्स कर दी हैं, तो फिर इनके पास बात करने के लिए कुछ भी नहीं है। यानी एक ऐसा इलेक्शन कमीशन, जिससे आपने कहा 18 का भी इलेक्शन हुआ, 24 का भी हुआ, जिस किस्म के, और उससे पहले भी बहुत सारे हुए। कभी वो आरओ का इलेक्शन था, कभी किसका पीओ का इलेक्शन था, कभी किसी और का इलेक्शन। तो कहने का मतलब है ये तमाम चीजें हम भुगत रहे हैं ना, भुगत चुके हैं। तो अगर ये सियासी जो 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 हमारे जोमा हैं, अगर ये अपनी पार्टियों को, अपने काम को, अपनी ऑक्यूपेशन को, अपने पेशे को इज्जत और तकरीम देना चाहते हैं, तो उसके बारे में फिक्रमंद भी तो होंगे ना। और फिक्रमंद ये होंगे कि हमारी जो साख है वो किसी तरीके से साफ बहाल हो जाए। हमें ये क्यों लोग कहते हैं कि तुम फॉर्म 47 की पैदावार हो? क्यों ये फॉर्म 45 और 47 का झगड़ा आता है? क्यों कहते हैं कि 8 फरवरी का जो नतीजा था वो मुख्तलिफ था, लेकिन जो लोग ताकत में है वो मुख्तलिफ है? नहीं, मैं बात करूंगा, मुझे बात करने दीजिए ना। अगर आपको अच्छी नहीं लगती, किसी को अच्छी नहीं लगती, तो मेरा तो ये ख्याल है ये वो चीज है। भाई मैं आपसे बात नहीं कर रहा, दरमियान में ना बोले, एक मिनट होल्ड कीजिए साहब, नहीं बोले यार, मुझे बात करने दीजिए आयशा से प्लीज, इफ यू डोंट माइंड। ले लेते, कमाल नहीं, पर्सनल की बात नहीं है, आप बात कर देते हैं ना, बात करते करते बीच में उलझा देते हैं बात। मैंने अच्छा चलो ठीक है, पढ़िए। मुझे कहना था, मैंने कह दिया। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये वो चीजें जिनके बारे में बात, इनकी साख नहीं है, इनकी तकरीम नहीं है, इनका तकद्दुस नहीं है, किसी भी चीज का नहीं है। अदलिया को कैसे ठीक करना है, ये मामला जो खराब हो चुके हैं उनको कैसे करना है, इलेक्शन कमीशन ने जिस किस्म के मामला किए उनको कैसे ठीक करना है, इसके बारे में खुदारा बात कीजिए। इलेक्शन कमीशन का आपने जिक्र किया, मुझे बताइए बुरी हुकूमत किस तरीके से साल 1.5 साल गुजार सकती थी? कौन सा तरीका था, कौन सा आइन उस वक्त पाकिस्तान में राइज था या नहीं था? ठीक, तो खुदारा अपने 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 झांके अपने गिरेबानों में और सवाल उस जवाब तलाश करें। दुरुस्त हो गया। हम आज सच बोलने के लिए तैयार नहीं है। चलो इतना सच नहीं बोल सकते, लेकिन कम से कम वहां तक तो बोलो जहां तक पाकिस्तान की भलाई हो जाए। ठीक हो गया, दुरुस्त हो गया, दुरुस्त हो गया। वैलिड पॉइंट। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो जैगम साहब और रजा साहब की राय आपके सामने रखेंगे। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे। रजा रूमी साहब, जो ऊपर गुफ्तगू हो रही थी, जिम्मेदारी कहाँ रखी जाए? क्यों ताखीर का शिकार इतने अहम तकर्रुरियाँ होती हैं, जबकि तमाम ही सियासी जमातें जो हैं वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन की हर वक्त बात करती हैं और इलेक्शन के बाद उतने ही तनाज़ात खड़े कर देती हैं? क्या जानबूझकर हुकूमत और अपोजिशन नई तकर्रुरियों से गुरेज कर रही हैं? आशा, देखिए, बात यूं है कि सबसे पहले तो ये एक आईनी जिम्मेदारी है जिससे कि कोई ना हुकूमत ना अपोजिशन सुबकदोश हो सकते हैं। पहली तो ये बात हमें याद रखनी चाहिए कि ये उनका फर्ज है। और जाहिर बात है हुकूमत वक्त का ये काम होता है कि वो इस पूरे प्रोसेस को आगे लेकर चलते हैं, और उन्होंने किया, खत लिखा। लेकिन इससे भी ज़्यादा जिम्मेदारी अपोजिशन की बनती है आयशा, क्योंकि उन्होंने शोरो होगा क्या मचाया हुआ है फरवरी से कि ये इलेक्शन कमीशन फेयर नहीं है। इस इलेक्शन कमीशन को बदला जाए, मुस्तफी हो इलेक्शन कमिश्नर, नए एक न्यूट्रल इलेक्शन कमीशन आए। तो सबसे ज्यादा इंटरेस्ट तो इसमें अपोजिशन जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उनका होना चाहिए, लेकिन वहां भी खामोशी है। और उसके अलावा आयशा, ना सिर्फ खामोशी है बल्कि मैं समझता हूं कि ये एक तरह से वही चीज़ है कि जब तक आप हमारी ये वाली शराइत नहीं मानेंगे, हम किसी चीज़ पर कोऑपरेट नहीं करेंगे, हम सिस्टम को नहीं चलने देंगे। सिस्टम में आना तो ठीक है, पार्लियामेंट में बैठना ठीक है, तनख्वाहें लेना ठीक है, लेकिन जो आईनी फ़राइज़ मनसबी हैं उनको अदा करना जो है वो हराम है। अब ये क्या बात हुई? तो इस वक्त जो है ये बैरिस्टर गौहर चेयरमैन है पार्टी के, वो इसके ऊपर बिल्कुल जो है इनिशिएटिव ले सकते हैं। वो जाकर मिलें, अगर उनको मिलना भी है बानी पीटीआई से, और इस मामले को आगे बढ़ाएं, क्योंकि ये तो दरीना मुतालबा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। और ये जो टीम है इसको बदलें। और हुकूमत को तो देखें ना, हुकूमत को तो सूट करता है ये तातुल, सही जो बात है। उनका क्या जाता है, वो तो इनके खिलाफ नहीं है, वो बैठे रहे। आपने कहा 26 अमेंडमेंट ने दे दिया कवर, तो बस वो बैठे रहेंगे।
तो इस वक्त मसला ये है कि ये सिस्टम को चलने नहीं दिया जा रहा। सिस्टम जैसा तैसा भी होता है पार्लिमानी। देखिए, मैं हमेशा एक मिसाल देता हूं, एक 10 सेकंड्स की बात है कि जनरल ज़ियाउल हक ने गैर जमाती असम्बली मुंतखब करवाई 1985 में, जिसमें कोई सियासी पार्टी नहीं थी, जिसमें ऑल द किंग्स मेन एंड हॉर्सेस थे। लेकिन वहां भी एक ऑपोजिशन पैदा हो गई, वहां पे भी कानून साजी हुई, वहां पर भी अच्छा खासा टफ टाइम दिया गया उस वक्त की हुकूमत को, उस वक्त की रजीम को। तो ये बात तो लेकिन आज ऐसा क्या मामला है कि ये सारी की सारी सियासी जमातें और ये सिस्टम जो है इसी सिस्टम को अंडरमाइन कर रहा है और फिर शोर मचाते हैं कि जी मुल्क में तो माशाल्लाह है, मुल्क में तो ये है, तो मुल्क में तो वो है। तो जो आपका काम है वो तो खुराक बराए करम आप करें। वेरी वैलिड पॉइंट रजा साहब। ज़ैगम साहब, आपकी जानिब आऊंगी। मौजूदा सियासी माहौल में ये जो आपने एक फार्मूला बनाया 18वीं तरमीम के नीचे, आईनी इत्तेफाक राय का फार्मूला नाकाम होता जा रहा है, क्योंकि फिर हमारी सियासी जमातें सिर्फ शोर मचाती हैं जब वो इदारे इस काबिल नहीं होते कि उनको डिलीवर कर पाए। जितने इत्तेफाक राय अब से पहले किए गए थे वो इस वक्त वैलिड नहीं है, वो सब नाकाम हो चुके हैं। तमाम इत्तेफाक राय टूट चुके हैं इस वक्त। देखिए, 1977 में जब इलेक्शन हुए थे तो इलेक्शन के बाद जो उस वक्त के इलेक्शन कमिश्नर थे साद सऊद जान, उन्होंने कहा था धांधली नहीं हुई, सजी सजाई दुकान पे डाका डाला गया है। आप तसव्वुर कीजिए कि आधी सदी हो गई, 55 साल हो गए, अब ये मसला हल नहीं कर सके। इलेक्शन कमीशन आज भी उतना बेख्तियार है जितना 1977 में था, या उतना बेबस है जितना 1977 में था। आज भी इलेक्शन की साख पे उस तरह के सवालात हैं जितने आधी सदी पहले थे, और इलेक्शन पर सवालात होने की वजह से हुकूमत की लेजिटिमेसी पर सवालात हैं, पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान के लेजिटिमेसी पर सवालात हैं, और अब तो मामला अदालत तक भी पहुँचेगा, क्योंकि अदालत को अपॉइंट करने में, जजेस को अपॉइंट करने में भी बहुत अहम किरदार उन पार्लिमानी मेंबर्स का है, पार्लियामेंट के अरकान का है, जो इलेक्शन से मुंतखब होकर आते हैं। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के ज़रिए पहली दफ़ा पाकिस्तान की सियासी जमातों ने मिलकर इस मसले को हल करने की कोशिश की। सही। फिर 18वीं तरमीम में ये बात डाली गई कि इलेक्शन कमीशन के जो चेयर होंगे, जो उसके मेंबर होंगे, वो बाई पार्टीजन तौर पे मुकर्रर किए जाएंगे, सिर्फ हुकूमत मुकर्रर नहीं करेगी, अपोजिशन लीडर भी उसमें साथ शामिल होगा, मतलब तमाम अपोजिशन शामिल होगी। लेकिन वो भी नाकाम हो गया, नहीं चला। मेरा ख्याल है इस वक्त जो हमें डायलॉग की ज़रूरत है, जो सियाने बहुत दिनों से कह रहे हैं, पाकिस्तान की पूरी पार एलीट में डायलॉग की ज़रूरत है, सिर्फ सियासी जमातें नहीं, जो भी जिनके पास भी ताकत है, इख्तियार है, फैसला साजी है, फैसला साज मिलकर बैठें, ठीक, और ज़रा सोचें कि क्या हम ऐसे इदारे चाहते हैं जिन पे कोई साख ना हो, हम ऐसी पार्लियामेंट चाहते हैं जिस पे सवाल उठाया जाए, ऐसी हुकूमत चाहते हैं जिस पर एतमाद ना हो क्योंकि जो इलेक्शन हुआ है उस पर लोगों का एतमाद ना हो। क्या वाकई पाकिस्तान को आगे ले जाने का, पाकिस्तान को तरक्की देने का यही तरीका है कि हुकूमत और अवाम में इतने ज़्यादा फासले हों, और जब हुकूमतों में और अवाम में फासले होंगे तो फिर रियासत और अवाम में भी तो फासले होंगे ना। दुरुस्त हो गया। मेरे ख्याल में अब वो वक्त आ गया है कि अब इसे मज़ीद आधी सदी आगे मत लेकर जाएं। मौजूदा माहौल में वक्त की अहम ज़रूरत है और वही मसाइल का हल दे सकता है। प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।